24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर। नमक कारोबारी जयपाल पूनिया मर्डर केस में 5 आरोपी गिरफ्तार, मामले की होगी उच्च स्तरीय जांच। गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, हार्दिक पटेल ने दिया पार्टी से इस्तीफा। भाजपा की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक 19 से 21 मई के बीच, आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। राजस्थान के लोक गायक मामे खान ने किया प्रदेश का नाम रोशन, कांस फिल्म फेस्टिवल में जाने वाले भारत के पहले लोग। और अब खबरें विस्तार से। नावा के नमक कारोबारी एवं हिस्ट्री शीटर जयपाल पूनिया मर्डर केस में पुलिस ने नावा विधायक एवं राज्य सरकार के मुख्य उप सचेतक महेंद्र चौधरी के भाई मोती सिंह चौधरी समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गिरफ्तारी के बाद भी अभी तक गतिरोध दूर नहीं हो पाया है। जयपाल के शव का 5वें दिन भी पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए CID-CB के DIG राहुल प्रकाश के नेतृत्व में SIT का गठन किया जाएगा। नागौर सांसद एवं RLP चीफ हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि आंदोलन को समाप्त नहीं किया जा रहा है, केवल स्थगित किया जा रहा है। जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए CID-CB के DIG राहुल प्रकाश के नेतृत्व में SIT के गठन करने और 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मंगलवार रात को नावा निवासी मोती सिंह चौधरी, फिरोज कायम खानी, हारून कायम खानी निवासी नावा समेत हरियाणा के नांगल चौधरी के कुलदीप सिंह और मथानिया के हनुमान माली को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर मंगलवार को नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने लंबे चौड़े काफिले के साथ नावा सिटी से जयपुर के लिए कूच किया था, लेकिन बेनीवाल के काफिले को बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। बाद में जयपुर के बगरू के पास महिला में जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव, एडिशनल कमिश्नर अजय पाल लांबा और जयपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सहित बड़े पुलिस अधिकारी उनसे वार्ता करने पहुंचे। वहां जयपाल पूनिया के परिजनों के प्रतिनिधि, सांसद बेनीवाल, RLP तथा BJP के नेताओं और पुलिस कमिश्नर के बीच वार्ता हुई। वहीं DGP से फोन पर समझौता वार्ता हुई, जिसके बाद सांसद बेनीवाल ने कहा कि आंदोलन को समाप्त नहीं किया जा रहा है, केवल स्थगित किया जा रहा है। बेनीवाल ने कहा कि अगर परिजनों की मंशा के अनुरूप प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। वहीं SDM समेत दोषी पुलिस अधिकारियों को हटाने सहित अन्य मांगों पर सरकार ने सहमति नहीं दी तो RLP और BJP विधायकों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा। राजधानी के झोटवाड़ा थाना इलाके में स्थित दिवाकर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से 14 मई को पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दूसरी पारी का पेपर लीक होने का मामला सामने आया था। पेपर लीक करने वाले गिरोह में शामिल फरार चल रहे परीक्षा केंद्र वीक्षक मोहन की तलाश में SOG की टीम 3 राज्यों में दबिश की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। SOG की टीम दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दबिश की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। किस तरह से एग्जाम से 2 घंटे पहले प्रश्न पत्र स्ट्रॉन्ग रूम से बाहर निकाला गया और उसकी फोटो क्लिक करने के बाद किन लोगों को भेजी गई, इन तमाम सवालों के जवाब मोहन के गिरफ्तार होने के बाद ही SOG को मिल सकेंगे। वहीं इसके साथ प्रकरण में गिरफ्तार किए गए स्कूल डायरेक्टर, प्रिंसिपल, परीक्षा कंडक्ट कराने वाली कंपनी के प्रतिनिधि, स्कूल कर्मचारी और ASI से लगातार पूछताछ की जा रही है। SOG की ओर से अब तक की गई जांच में ये तथ्य सामने आए हैं कि किसी संगठित गिरोह को लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर दिवाकर पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से लीक किया गया। परीक्षा केंद्र पर आने वाले प्रश्न पत्र जिन बक्सों में बंद थे, उनकी चाबियां एक अन्य बक्से में बंद थी, जिस पर नंबर लॉक लगा था और उस नंबर लॉक को खोलने के लिए परीक्षा कंडक्ट कराने वाली कंपनी की तरफ से दोपहर 2 बजे कोड दिया जाना था। हालांकि गिरोह के सदस्यों ने सांठगांठ करते हुए परीक्षा से 2 घंटे पहले ही नंबर कोड को लीक कर दिया, जिसके बाद स्कूल में मौजूद गिरोह के सदस्यों ने लीक हुए नंबर कोड से पहले उस बक्से को खोला जिसमें प्रश्न पत्र रखे हुए बक्सों की चाबियां रखी
रखी हुई थी। इसके बाद बक्से में से चाबी निकालकर प्रश्न पत्र रखे हुए एक बक्से को खोला गया, जिसमें से प्रश्न पत्र को बाहर निकालकर उसे सॉल्व कर उसकी फोटो मोबाइल से क्लिक की गई और गिरोह के सदस्यों को भेजी गई। प्रश्न पत्र की फोटो परीक्षा केंद्र वीक्षक मोहन के मोबाइल से खींची गई और उसी के माध्यम से संगठित गिरोह के सदस्यों को भेजी गई। फोटो किन लोगों को भेजी गई, इसका खुलासा मोहन के गिरफ्तार होने के बाद ही हो सकेगा। हार्दिक पटेल ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए हार्दिक पटेल ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया है। गौरतलब है कि हार्दिक बीते कुछ वक्त से कांग्रेस नेताओं से नाराज चल रहे थे और उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें पहले से लगाई जा रही थी। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि हार्दिक पटेल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इसे लेकर कुछ दिन पहले हार्दिक पटेल की बीएल संतोष के साथ मीटिंग भी हुई थी। गौरतलब है कि हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन बीते कुछ वक्त से वो कांग्रेस नेतृत्व से नाराज चल रहे थे। कई बार वो अपनी नाराजगी खुलकर जता भी चुके थे। केंद्र सरकार ने राज्यों पर आयातित कोयला खरीद का दबाव बढ़ा दिया है। इस बढ़ते दबाव के बीच सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार से मांग की है कि इस अनिवार्यता को नहीं हटाया गया तो इससे राज्य पर 1736 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में सस्ती और निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। कुशल विद्युत प्रबंधन से ही भीषण गर्मी के बावजूद विद्युत कटौती न्यूनतम कर आमजन को राहत प्रदान की जा रही है। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से कोयले की समस्या से जूझ रहे राज्यों पर आयातित कोयले की खरीद का दबाव बनाया जा रहा है। ऊर्जा मंत्रालय केंद्र सरकार की ओर से दिसंबर 2021 में राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम पर 4% आयातित कोयला सम्मिश्रण के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसे अप्रैल 2022 में बढ़ाकर 10% खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। इस आयातित कोयले का भाव कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से दिए जा रहे कोयले की कीमत से 3 गुना से भी अधिक है। इसकी कीमत करीब 1736 करोड़ रुपए आने की संभावना है, जो कि घरेलू कोयले की खरीद की कीमत से भी काफी अधिक है। मुख्यमंत्री ने आम उपभोक्ता पर आयातित कोयले के कारण पड़ने वाले अतिरिक्त भार पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि राज्य की विद्युत आवश्यकताओं को देखते हुए एग्रीमेंट के तहत आवश्यकता अनुसार कोयले की उपलब्धता कराई जाए। उन्होंने केंद्र सरकार से आयातित कोयले की खरीद की अनिवार्यता को हटाने का आग्रह किया है। गहलोत ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा की। इस दौरान गहलोत ने उत्पादन निगम को प्रदेश में स्थापित विद्युत उत्पादन इकाइयों के सुचारू संचालन और उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में प्रमुख रूप से 19 से 21 मई के बीच जयपुर में होने वाली भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक और उसकी तैयारी पर चर्चा होगी। साथ ही राजस्थान के वर्तमान राजनीतिक हालातों और पार्टी के आने वाले दिनों में शुरू किए जाने वाले अभियानों को लेकर चर्चा भी संभव है। बैठक का एक मकसद प्रदेश भाजपा के अलग अलग खेमों में बटे इन नेताओं को जाजम पर बिठाकर इनके बीच आपस में समन्वय स्थापित करना भी रहेगा। राजधानी जयपुर में भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं के मंथन से पहले यानी प्रदेश भाजपा कोर ग्रुप से जुड़े प्रमुख नेता एक जाजम पर बैठकर राजस्थान के मौजूदा सियासी हालातों पर चर्चा करेंगे। साथ ही संगठनात्मक रूप से आने वाले दिनों में हाथ में लिए जाने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा करेंगे। लंबे अरसे बाद हो रही प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी शामिल होंगे। दरअसल कोर कमेटी की बैठक हर महीने किए जाने के निर्देश पार्टी नेतृत्व की ओर से मिले थे, लेकिन राजस्थान में बीजेपी नेताओं ने इसकी पालना नहीं की। आलम ये रहा कि अब कई महीनों बाद ये बैठक आयोजित हो रही है। अंतिम समय जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आए थे, तब अनौपचारिक रूप से प्रदेश कोर कमेटी से जुड़े नेता एक जासम पर बैठे थे, लेकिन वो बैठक भी अनौपचारिक थी। अब जब पार्टी आलाकमान जयपुर आ रहे हैं तो ठीक उससे पहले प्रदेश नेताओं ने कोर कमेटी की बैठक बुलाने की सुध ली। प्रदेश कोर कमेटी में राजस्थान के पार्टी से जुड़े प्रमुख नेता शामिल हैं। कमेटी में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ ही प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, प्रदेश सह प्रभारी भारती बेन शियाल, पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौड़, प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, राष्ट्रीय मंत्री अलका सिंह गुर्जर और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और अर्जुन राम मेघवाल के साथ ही सांसद ओम प्रकाश माथुर, कनकमल कटारा और सीपी जोशी शामिल हैं।
राजस्थान के आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर जिले में एसडीएम समेत 22 सरकारी कर्मचारियों को बंधक बनाने के मामले में कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा समेत 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये मामला डूंगरपुर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सुरपुर से जुड़ा हुआ है। यहाँ प्रशासन गाँव के संग अभियान के फॉलोअप शिविर में आए उपखंड अधिकारी सहित 22 कार्मिकों को नाराज ग्रामीणों ने मंगलवार को ग्राम पंचायत भवन में बंद कर ताला लगा दिया था। बाद में डूंगरपुर विधायक एवं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोगरा भी ग्रामीणों के समर्थन में पंचायत भवन के बाहर धरने पर बैठ गए थे। पंचायत भवन में मंगलवार को करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। उसके बाद डूंगरपुर से अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी और एडिशनल एसपी अनिल मीणा सहित पुलिस अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां विधायक गणेश घोगरा से समझाइश की। करीब 2 घंटे तक चली समझाइश के बाद ग्रामीणों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को छोड़ा। विधायक समेत अन्य लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा समेत अन्य धाराओं में ये मामला डूंगरपुर तहसीलदार ने सदर थाने में दर्ज कराया है। विधायक गणेश घोगरा ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग शिविर के तहत गत वर्ष अक्टूबर में सुरपुर गांव के सैकड़ों लोगों ने पट्टों के लिए आवेदन किया था, लेकिन कोरोना के कारण शिविर स्थगित हो गए थे। पंचायत में मंगलवार को लगाए गए फॉलोअप शिविर से ग्रामीणों को बड़ी उम्मीद थी कि उन्हें पट्टे मिल जाएंगे, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी उनको दिन भर टालते रहे। बाद में शाम 4 बजे पट्टे देने से मना कर दिया। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम मणिलाल तिरगर सहित विभिन्न विभागों के 22 कार्मिकों को पंचायत भवन में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। राजधानी के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में बुधवार को बाल सुधार गृह में एक युवक के सिर पर वार कर और गला रेत कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वारदात की सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने इस मामले में मृतक के साथ रहने वाले उसके साथियों पर हत्या का शक जताया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है कि आखिर किस बात को लेकर हत्या की गई है। इसके साथ ही पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाल रही है और वहां रहने वाले लोगों से भी बातचीत की जा रही है। पुलिस ने मृतक के परिवार वालों को इसकी सूचना दी है और कोरोना टेस्ट होने के बाद परिवार के लोगों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। डीसीपी ईस्ट प्रहलाद सिंह ने बताया कि हत्या की वारदात ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बाल सुधार गृह में हुई है, जहां पर उन किशोरों को रखा जाता है जो किसी अपराध के अंदर लिप्त होते हैं। गौरतलब है कि जिस युवक की हत्या की गई है वह जब बाल अपचारी था तब उसे यहाँ लाया गया था और अब वह बालिग हो चुका था। मृतक बंटी उर्फ सोनू देर रात अपने कमरे में सो रहा था। इसी दौरान किसी ने सिर पर वार कर व गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। बाल सुधार गृह में गंभीर अपराध करने वाले अनेक बाल अपचारी रहते हैं, जिनमें से कुछ बालिग भी हो चुके हैं। ऐसे में मृतक के ही किसी साथी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने बाल सुधार गृह में रह रहे कुछ बालिग युवकों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करना शुरू किया है। पुलिस हत्या की इस वारदात के पीछे आपस की गुटबाजी, कोई रंजिश या आपस में हुए झगड़े के चलते विवाद मान रही है। फिलहाल पुलिस बाल सुधार गृह में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है। बाल सुधार गृह में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ब्यौरा रजिस्टर में रखा जाता है और देर रात को कोई व्यक्ति बाहर से अंदर नहीं आया है। ऐसे में अंदर के ही किसी व्यक्ति द्वारा इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। मृतक के खिलाफ 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। मृतक बंटी और सोनू के खिलाफ जयपुर सहित अन्य इलाकों में 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, लूटपाट, हत्या के प्रयास, दुष्कर्म सहित कई संगीन मामले दर्ज हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। मृतक के परिजन भी जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। पुलिस ने बाल सुधार गृह में मारपीट करने वाले कुछ युवकों को चिन्हित भी किया है। जयपुर, अजमेर और जोधपुर विद्युत वितरण निगमों में तकनीकी सहायक तृतीय के 1512 पदों पर भर्ती के लिए प्रथम चरण की परीक्षा 20 से 26 मई तक होगी। ये परीक्षा प्रदेश के 10 जिलों में बनाए गए 46 परीक्षा केंद्रों में होगी। परीक्षा 2 पारियों में सुबह 10 से 12 और दोपहर 3 से 5 बजे तक आयोजित होगी। सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जारी किए जा चुके हैं और प्रवेश पत्र के साथ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी संलग्न किए गए हैं। विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष भास्कर ए सावंत ने बताया कि परीक्षा के लिए जयपुर, अलवर, कोटा, अजमेर, सीकर, उदयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर में कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही जयपुर स्थित परीक्षा केंद्रों पर बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों को उनके परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के सहायता के लिए मुख्य रेलवे स्टेशन, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, सिंधीकरण बस स्टैंड, नारायण सेठ सर्किल, अजमेर रोड, 200 फीट बाईपास चौराहा, चोमू पुलिया और सीतापुरा में सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं।
सावंत ने बताया कि इन सहायता केंद्रों पर निगम के कर्मचारी 19 से 26 मई 2022 तक तैनात रहेंगे। साथ ही विद्युत भवन में मुख्य कार्मिक अधिकारी के नियंत्रण एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। सावंत ने बताया कि यदि कोई भी अन्य व्यक्ति किसी परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देते हुए या परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग करते पाया जाएगा तो उनके खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थी परीक्षा के संबंध में किसी भी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए निगम की ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन कर सकते हैं। लक्ष्मणगढ़ में हॉलीवुड की फेमस फिल्म सीरीज एवेंजर्स के सुपर हीरो हॉकाई यानी जेरेमी रेनर शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग से समय निकाल जेरेमी बच्चों के साथ क्रिकेट और लंगड़ी टांग खेलते नजर आए। गौरतलब है कि जेरेमी लक्ष्मणगढ़ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा को लेकर जागरूकता के लिए एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि शूटिंग के बीच जब भी जेरेमी को समय मिलता है वो बच्चियों के साथ खेलते हैं। शाम को समय निकालकर वो गांव के मैदान में स्कूली बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हैं। जब बच्चों को पता चला वो सुपर हीरो हॉक आए हैं तो बच्चों का उत्साह भी बढ़ा। वह बच्चे खासे खुश नजर आए। जेरेमी रेनर व अन्य स्टार लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की स्कूली बच्चियों के साथ लंगड़ी टांग, क्रिकेट, कबड्डी सहित कई अन्य गेम खेलते नजर आए। हॉकाई ने इनके फोटो और वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किए हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, भारत को जी रहा हूँ। इस प्लेनेट की जगहों को खोज करना, उनसे सीखना और लोगों से प्रेरित होना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जल्द ही शूटिंग के दौरान कुछ बॉलीवुड के स्टार भी लक्ष्मणगढ़ पहुँच सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के एक एनजीओ ने अलवर के आसपास गांवों में पानी को लेकर सर्वे किया था। इसी दौरान लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के गांवों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा मिली। ऐसे में पानी की जागरूकता को लेकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई जा रही है। यहाँ इसकी शूटिंग चल रही है। इसी को लेकर 7 दिन से जेरेमी भारत में है। एनजीओ लक्ष्मणगढ़, बड़ौदा, कान, खेड़ली के 5 स्कूलों में फ्लोराइड मुक्त पानी का इंतजाम भी करने लगे हैं। इन 5 स्कूलों में 80 लाख रुपए की मशीन लगेगी। संस्था की ओर से 9000 लीटर की टंकी का भी निर्माण करवाया जाएगा। इससे बच्चों को शुद्ध पानी मिलेगा। राजस्थान के लोक कलाकार मामे खान ने इतिहास रच दिया है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित जैसलमेर जिले के लोक कलाकार मामे खान फ्रांस में आयोजित हो रहे 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के लिए रेड कार्पेट खोलने वाले पहले लोक कलाकार बने हैं। मामे खान बेहतरीन लोक गायक हैं। गौरतलब है कि लोक गायक मामे खान फ्रांस में 17 से 18 मई तक आयोजित हो रहे 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा ले रहे हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर मिला है। इस फेस्टिवल में बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और AR रहमान सहित कई दिग्गज शामिल हो रहे हैं। मरुधरा के मामे खान भी इसी सूची में शामिल हैं। अपनी सुरीली आवाज के जादू से लोगों के दिलों पर राज करने वाले मामे खान को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। मामे खान फेस्टिवल के उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड के कलाकारों के साथ रेड कार्पेट पर चले। वे राजस्थान के ऐसे पहले कलाकार हैं जिनको ये सम्मान मिला है। आज मामे खान लोक कला से लेकर बॉलीवुड तक में अपनी आवाज का जादू बिखेर रहे हैं। राजस्थान के पिछड़े माने जाने वाले जैसलमेर जिले के एक छोटे से गांव सत्तों से निकलकर देश दुनिया में अपनी आवाज के दम पर पहचान बनाने वाले मामे खान आज राजस्थान की लोक कला की शान बन चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ शुभ 24 न्यूज में। नमस्कार।